तो आज बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रेट्स, ठीक है, एंड नाइट्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा सेक्शन आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, नाइट्रेशन के बारे में। तो एक्चुअली यहाँ पे HNO3 डिस्कस हो रहा था, ठीक है, HNO2 डिस्कशन हो रहा था। तो नाइट्रेशन को थोड़ा सा हम समझते हैं कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ HNO3 किस तरीके से रिएक्शन को परफॉर्म करता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, बेसिकली नाइट्रेशन का मीन क्या है ना, उसको समझते हैं। तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे लिख सकता हूँ, रिप्लेसमेंट। ठीक है, नाइट्रेशन का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो क्या है, पहले उसको समझते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन, वन और मोर hydrogen atoms of an organic compound, of an organic compound by a nitro group, by a nitro, this is NO2, by a nitro group, ठीक है, is known as nitration, is known as nitration process। ठीक है, तो नाइट्रेशन एक्चुअली है क्या, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको जनरली देखने को मिलता है। अगर आपने पढ़ा होगा बिल्कुल बच्चों कि बेंजीन या बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके साथ आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, नाइट्रेशन प्रोसेस। तो नाइट्रेशन बेसिकली है क्या, पहले उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि नाइट्रेशन बेटा हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं। किसका रिप्लेसमेंट करते हैं, वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स का। ठीक है, एक या एक से अधिक आपके जो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। और स्पेसिफिक बच्चों बात करूं तो नीट एग्जाम हो, ठीक है, चाहे आपका जेईई मेंस जैसे पीसीएमबी के बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके लिए भी बात मैं करूंगा। नीट का एग्जाम हो या बच्चों जेईई का एग्जाम हो, इनके अंदर क्वेश्चंस यहाँ से डिस्कस किए गए हैं नाइट्रेशन से। तो वहां पे हम जनरली जो बेटा क्वेश्चंस अभी तक आए हैं वो क्वेश्चंस बच्चों बेंजीन डेरिवेटिव है। कैसे हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव है या बच्चों बेंजीन है उसके सामने। तो मैं देखो एक सिंपल सा प्रोसेस आपको बताना चाहूंगा, पहले समझ लो। नाइट्रेशन के अंदर बच्चों हम लोग यूज करते हैं HNO3, जो रिएजेंट यूज करते हैं ना वो इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ हम यूज करते हैं बच्चों H2SO4, दिस इज ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटेड। तो क्वेश्चन इज दिस, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपकी AIPMT के अंदर। ठीक है, AIPMT में क्वेश्चन आया है, एज वेल एज ये क्वेश्चन नीट एग्जाम के अंदर भी बच्चों 2017 में ये डिस्कस किया गया है। यहाँ से क्या कि HNO3 और H2SO4 दोनों में से कॉन्जुगेट एसिड कौन है, कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, ये क्वेश्चन आया था। तो देखो मैं बताना चाहूंगा, आपको पता चल रहा है कि सर HNO3 इज ऑल्सो एसिड, परफेक्ट, H2SO4 इज ऑल्सो एसिड, वो दोनों के दोनों एसिड है। लेकिन इसमें से कॉन्जुगेट एसिड क्या है, कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं रिवाइज कराना चाहूंगा कि बच्चों एसिड बेस की टोटल थ्योरीज हमारी कितनी होती हैं, 3 थ्योरीज होती हैं। ठीक है, टोटल 3 थ्योरीज। पहली थ्योरी होती है अरेनियस थ्योरी, सेकंड थ्योरी इज ब्रोंस्टेड थ्योरी, एंड थर्ड थ्योरी इज लीविस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी बच्चों ये कहती है कि अगर किसी भी कंपाउंड को उसके एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो, पानी के साथ डालते हो, अगर वो H+ आयन छोड़ता है, H+ आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो अरेनियस एसिड। अगर बच्चों OH- आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो बेस। दिस इज अरेनियस थ्योरी। उसके बाद बच्चों अरेनियस के बाद आते हैं कौन से, ब्रोंस्टेड भाई साहब। तो ब्रोंस्टेड ने ये बोला कि कोई भी कंपाउंड जो प्रोटॉन, उन्होंने क्या, उन्होंने H+ आयन नहीं बोला, उन्होंने बोला प्रोटॉन। कोई भी कंपाउंड जो H+ आयन को रिलीज करेगा उसको बोलेंगे ब्रोंस्टेड एसिड। समझ में आ गया। और कोई भी कंपाउंड जो H+ आयन मतलब प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो होगा आपका ब्रोंस्टेड बेस। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट थ्योरी बच्चों आती है लिविस थ्योरी। तो लिविस थ्योरी में क्या बोला है कि लिविस बेस वो होते हैं जिन कंपाउंड का सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो और वो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो, वो सारे के सारे स्पीसीज बच्चों लिविस बेस होते हैं।
और ऐसे स्पीसीज वहां पे H+ के बारे में बात नहीं करेगी, बिल्कुल ब्रोंस्टेड एसिड संदेश। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिविस एसिड के बारे में। तो लिविस एसिड बच्चों जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, आपको बहुत अच्छे से मैं समराइज कर रहा हूँ, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दांत में बैठनी चाहिए बच्चों। पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स हैं, एज वेल एज बच्चों बोरॉन फैमिली के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कंपाउंड होते हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो वो लोन पेयर्स को लेते हैं, या नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज में नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करते हैं, तो उस केस में बच्चों उनको बोलते हैं लिविस एसिड। एसिड ए का मतलब लिविस एसिड, ए का मतलब एक्सेप्टर, जो एक्सेप्टर होगा नेगेटिव चार्ज का लोन पेयर्स का, उसको लिविस एसिड बोलेंगे। सिंपल सी ट्रिक है। बेस का लिविस, बेस का मतलब जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, जिनके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट हो, सीधा बोलो इलेक्ट्रॉन रिच होने चाहिए, सिंपल सी बात, और कुछ भी नहीं, वो सारे के सारे लिविस बेस होते हैं। करेक्ट, समझ में आ चुका होगा। ओके, अब सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि नाइट्रेशन के अंदर HNO3 और H2SO4 में दोनों में से कौन सा एसिड है, कौन सा ब्रोंस्टेड एसिड है, कौन सा ब्रोंस्टेड बेस है, ये समझना जरूरी है। तो सुनना बच्चों, ये दोनों के दोनों आपके स्ट्रॉन्ग ही हैं, आपको पता है बोथ आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब यहाँ रिएक्शन परफॉर्म होती है, तो रिएक्शन परफॉर्म होने पे बच्चों ये भी थोड़ा बहुत एक्वस मीडियम होता है, ये भी एक्वस मीडियम होता है, तो पता है आयोनाइज होगा। अब HNO3 में से बच्चों रिलीज क्या होगा? अब एक क्वेश्चन सुनना ध्यान से, मैं जो पूछना चाह रहा हूं, क्या HNO3 H+ आयन छोड़ेगा या H2SO4 H+ आयन छोड़ेगा? तो सुनना बच्चों ध्यान से, जो HNO3 दिख रहा है ना, उसका जो मेन स्ट्रक्चर है ना वो कैसे होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, हाँ बिल्कुल, संदेश ने बोला है कि H2SO4 छोड़ेगा, बिल्कुल संदेश ने सही बोला है। संदेश ने बोला है कि H+ आयन जो होगा ना वो H2SO4 छोड़ेगा। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि H2SO4 आपके जो HNO3 है उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पे ये रहा आपका नाइट्रोजन, इसके साथ यहाँ पे रहेगा OH, दिस इज OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, और इधर होगा आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड दिस इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O, दिस इज HNO3। तो HNO3 में से बच्चों क्या होता है, ये जो OH वाला सेक्शन है ना, दिस OH होल OH ग्रुप। अब पूरे मैकेनिज्म को थोड़ा मैं बताने वाला हूं। तो H+ आयन ऊपर से बेटा रिलीज हुआ है आपके किससे, H2SO4 से। H2SO4 ने रिलीज किया है H+ आयन। वो H+ आयन उसने क्यों रिलीज किया है, तो रीजन सुन लो बच्चों ध्यान से। यहां से जैसे 1H+ आयन रिलीज होगा, उस केस में बनेगा आपका बाई सल्फेट आयन HSO4-1 आयन। सभी लोग टाइम से ज्वाइन हो जाए करो, बार बार ज्वाइन होने से मैं मुझे बार बार ऊपर देखना पड़ता है। तो HSO4- आयन बाई सल्फेट आयन। तो अब ये जो बाई सल्फेट आयन है बच्चों, इसमें आपको मिलता है एक्सिस रेजोनेंस। तो एक्सिस रेजोनेंस आपको मिलता है सल्फेट आयन में, परफेक्ट मिलता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक है, जिसके बारे में डिस्कशन पहले भी हो चुका है। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस यहाँ पे NO3-3 के कंपैरिजन में आप सोच रहे हो कि सर इसको भी तो आयोनाइज कर दो, ठीक है, H+ आयन और NO3- आयन। तो NO3- आयन के कंपैरिजन में HSO4- आयन में एक्सिस में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिसके बेसिस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो फायरिंग ऑफ H+ आयन कहां से ज्यादा होगा, जल्दी कहां से होगा, HSO4 H2SO4 से होगा, जहां से बनेगा HSO4-1 आयन और H+ आयन। तो आपको पता होना चाहिए एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है, दोनों में से अच्छा एसिड कौन सा, अच्छा एसिड वो माना जाएगा जहां से बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स मेरे पढ़े हुए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में हमेशा भेजता हूं, प्लीज उनको GOC1 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन, जिस बच्चे की अच्छी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बादशाह बन जाएगा वो, मेरी बात सुन लो ध्यान से, ठीक है, बहुत इजी है। GOC1 जिसकी जितनी स्ट्रांग होगी भाई साहब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडवांस नीट किसी भी लेवल क्वेश्चन आए आप फटाक से उड़ा दोगे। अब सुनो ध्यान से, जीओसी बन के सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप लोग देखो वहां पे चीजें समझ में आ जाएंगी। अब यहां से सुनना कि अगर H+ आयन अगर अच्छा है अगर एक हमारा कंपाउंड ए है एक बी है, अब दोनों में से अच्छा एसिड कौन सा, जो आसानी से H+ आयन छोड़ेगा। अब आसानी से H+ आयन कौन छोड़ेगा, जिसका वीक बॉन्ड होगा, या फिर अपन ऐसे बोले कि वहां से जब H+ आयन बाहर जाएगा अपने प्रोटॉन को छोड़ के, तो सल्फेट या जो एनाइन बनेगा वहां से, जैसे आप यहाँ मानो कि एक HA एसिड है, इसको मैं और जनरलाइज करता हूँ सिंपल तरीके से, उसको जरा ध्यान से देखना। जैसे मान के चलो मैंने बच्चों यहाँ पे लिखा है एक एसिड HA और एक लिखा है मैंने एसिड HB, दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो कैसे डिफाइन करना है भाई, यहाँ पे एक्वस मीडियम होगा, यहाँ भी एक्वस मीडियम होगा, यहाँ से मिलेगा A+ आयन, यहाँ से A- आयन, यहाँ से मिलेगा H+ आयन, यहाँ से B- आयन। अब सुनना बच्चों ध्यान से कि जैसे ये एनाइन बने हैं,
इनको अपन बोल सकते हैं कॉन्जुगेट बेस। दिस इज ए सेक्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में देखी है चीजें तो बिल्कुल याद आएगा कि यहाँ पे अगर ये बच्चों एसिड है तो मैं बोल सकता हूं कि जो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी है ना, इट इज डिफाइंड ओनली विद, कौन से टाइप के एसिड्स के लिए डिफाइन होती है बच्चों, ये होती है ब्रोंस्टेड एसिड के लिए। ब्रोंस्टेड एसिड के लिए ही आप कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को डिफाइन कर सकते हैं। अब सुनना ध्यान से, ये बेटा एच और एच बी क्या है, एसिड्स हैं। जब इन्होंने निकाला H प्लस आयन तो इससे जो बनेगा ना B माइनस आयन, एनाइन जो बन रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। तो मैं पूछ सकता हूं ना कि B माइनस इज एनाइन, इज ए कॉन्जुगेट बेस। तो ये किसका कॉन्जुगेट बेस है? अरे HB एसिड का है। ये आपको ध्यान देना। तो HB के साथ मैं रिलेट करूंगा B माइनस आयन, तो दिस इज एक्चुअली पेयर। अब ये पेयर को मैं क्या बोलूं? HB क्या है? एसिड, क्योंकि वो प्रोटॉन छोड़ रहा है। जो प्रोटॉन छोड़ता है वो आपका एसिड होता है। अब B माइनस आयन किससे बना है? जब HB ने H प्लस आयन छोड़ा होगा तो B माइनस आयन जो है वो आपका हो गया है कॉन्जुगेट बेस। तो इसका मतलब दिस इज ए एसिड एंड कॉन्जुगेट पेयर। समझ में आ गया पूरा? अब अब यहां से A माइनस है, यहां से B माइनस है, दोनों में से अधिक स्टेबल जो होगा, सुनो ध्यान से, A माइनस और B माइनस में से जो एनाइन बन चुका है, कॉन्जुगेट बेस बन चुका है, तो कॉन्जुगेट बेस और एनायन की स्टेबिलिटी डिफाइंड बाय रेजोनेंस, डिफाइंड बाय डिफरेंट इफेक्ट जो GOC1 में डिस्कस किए जाते हैं। तो वहां से आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर मैं बोलूंगा B माइनस आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू A माइनस आयन, डेफिनेटली वहां से H प्लस ये जो रिलीज होगा HB से, इसका रेट ऑफ रिमूवल, फायरिंग ऑफ H प्लस आयन, फायरिंग ऑफ प्रोटॉन्स, दैट विल बी द मैक्सिमम। समझ में आ गया? बताओ जल्दी से, क्लियर हो गया? जो जितना अधिक स्टेबल एनायन उतना तेजी से वहां से फायरिंग ऑफ H प्लस आयन होगा बच्चों। आप इसी तरीके से परफेक्ट हो, बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा है? जल्दी से रेज योर हैंड्स, कितने बच्चों को समझ में आ गया? मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी डिस्कस करता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री भी लेके आता हूँ, इनऑर्गेनिक भी डिस्कस करता हूँ, सब कुछ बताता हूँ एक साथ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक चैप्टर को हम दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं। पूरी पूरी केमिस्ट्री बच्चों, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो अगर कोई बोलता है ना कि वो अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है, तो चीज गलत है। पूरी केमिस्ट्री एक है। एक नजरिए से देखो, एक तरीके से देखो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट बच्चों, यस परफेक्ट। अब देखो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो हमारा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां से बच्चों आपका प्रोसेस हो गया है कि भाई HNO3, अब सीधा रिएक्शन बता दो मुझे। यहाँ से H2SO4 और H2SO4 के बच्चों हम लोग लेते हैं 2 मोल्स। तो यहाँ से बच्चों इस जगह से आपका रिलीज होता है OH वाला पार्ट, यहाँ से आता है H वाला पार्ट, ये दोनों बच्चों होते हैं कंबाइन। तो यहाँ से बन जाता है आपका वाटर मॉलिक्यूल, ये कन्वर्ट होगा हाइड्रोनियम आयन के अंदर। अब सुनना ध्यान से, क्या होगा बच्चों? प्रोसेस रिएक्शन बताओ मुझे जल्दी से। अरे इसका स्ट्रक्चर तो मैंने बताया था ना अभी, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, एंड बच्चों यहाँ पे OH ना। अभी थोड़ा और समझ लो, कुछ बच्चों को और समझने में तकलीफ अगर हो रही होगी तो बेटा H2SO4 से क्या आया? H प्लस आयन, और ऑक्सीजन के पास यहाँ प्रेजेंट है लोन पेयर्स, तो लोन पेयर का सिंगल इलेक्ट्रॉन बच्चों जाएगा H प्लस की तरफ, तो यहाँ पे बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आ गया पूरा? यहाँ पे क्या बन चुका है? वाटर जैसा सीन क्रिएट हो चुका है, और ऑक्सीजन पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज, अनस्टेबिलिटी शो करता है। तो फटाक से बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया रिलीज। क्या समझ में आया? क्या सभी को समझ में आया? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो चुका है, और जैसे बच्चों यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ तो एक्स्ट्रा जो H प्लस आयन कम फ्रॉम H2SO4 that will connect with water molecule, then the formation of hydronium ion। बच्चों यही मिलता है हाइड्रोनियम आयन, समझ लो ध्यान से। और बाकी यहाँ से क्या मिलेगा? ये वाला सेक्शन इट विल कन्वर्ट इनटू द नाइट्रो, NO2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लस बच्चों यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिल जाएगा सल्फेट आयन, लिख सकते हो बाई सल्फेट आयन लिख सकते हो। अगर 1H प्लस आयन निकाला है तो आपको मिलेगा HSO4-1 मिलेगा 2 मोल्स के साथ। अगर 2H प्लस आपने बाहर निकाल दिया है तो मिलेगा फिर SO4-2 आयन, करेक्ट। तो जनरली केस में क्या होता है? जनरली केस में एक H प्लस आयन बाहर जाएगा तो नाइट्रोनियम आयन मिल गया, बाई सल्फेट मिल गया, और बेटा H3O प्लस आपको जनरली से देखने को मिलते हैं। H3O प्लस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम। EM इज याद, EM का मतलब पॉजिटिव चार्ज, EM का मतलब बच्चों पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज द हाइड्रोनियम, दिस इज द हाइड्रोनियम आयन। समझ में आ गया सभी को? NO2 प्लस पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोनियम, N2 प्लस डाइजोनियम। तो जहां पे EM आएगा दैट विल डिफाइन किसके पास पॉजिटिव चार्ज और वर्किंग एज इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज, करेक्ट। समझ में आ गया?
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आने वाला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आने वाला है। देखो जो बेंजीन, यस, तो बेंजीन और फिनॉल जल्दी से रिएक्शन शो करते हैं। बेंजीन और जो फिनॉल हैं उनकी रिएक्शंस देखने को मिलती है HNO3 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं करता बिकॉज बेंजीन को पसंद है क्या, जैसे जैसे आप लोग मुझे पसंद करते हो, मैं आपको पसंद करता हूं, तो उसी तरीके से बेंजीन को क्या पसंद है, बेंजीन को पसंद है बच्चों एरोमेटिसिटी। वो अपनी एरोमेटिसिटी को लूज नहीं कर सकता है अगर उसने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर लिया। तो कुछ बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ यहाँ पे उनके लिए। देखो लाइक दिस इज अ बेंजीन, परफेक्ट। अगर बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लाइक दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, नाउ दिस इज न्यूक्लियोफाइल, तो ध्यान देना अगर यहाँ पे बच्चों सबसे पहले आपने मान लिया कि इफ बेंजीन इज वर्किंग एज एल्कीन और एल्काइन, तो आंसर हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि एल्कीन एल्काइन की बच्चों कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। अब यहाँ से E प्लस आएगा, सपोज मान लो बच्चों पाई इधर चला गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, E प्लस ने जाके यहाँ अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया। बोलोगे सर बेंजीन में ये बन गया आंसर, आप बिल्कुल बना के बैठोगे, यहाँ पे जोड़ोगे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। बट बच्चों बेंजीन की एरोमेटिसिटी हो चुकी है खत्म, तो इसका मतलब अब ये कंपाउंड ऑलरेडी अनस्टेबल। तो बेंजीन कहता है कि मैं कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं कर सकता हूं, मेरा नेचर एल्कीन की तरह है, मेरा नेचर एल्काइन की तरह है, मैं न्यूक्लियोफाइल हूं, मैं इलेक्ट्रॉन रिच हूं, मैं उनकी तरह ही हूं, लेकिन मेरी एरोमेटिसिटी में लूज नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से बेंजीन कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा। तो बच्चों ये करता है फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन से बच्चों रिलीज होगा एक H+ आयन और वहां पे अटैक करेगा एक आपका इलेक्ट्रोफाइल, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक। जैसे होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 SNI SNAR बहुत सारे होते हैं, उसी तरीके से आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। जैसे डेफिनेशन मैंने बोला था कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय ए नाइट्रो ग्रुप, तो डेफिनेटली वहां पे आपका नाइट्रेशन देखने को ही मिलेगा। देख लेते हैं रिएक्शन। पिक्रिक एसिड पता है क्या बच्चों, पिक्रिक एसिड पता है क्या सभी को, बताओ जरा। पिक्रिक एसिड ट्राइनाइट्रोफिनॉल यही पढ़ा होगा, ध्यान दो। जैसे मैं मैक्रोम तो नहीं बताने वाला, ठीक है, कोशिश कर रहा हूं मैं आपको रिएक्शंस अगर आपको याद आ जाएंगी। तो यहाँ से बच्चों देखो ये दे रखा है HNO3, ठीक है, पूरा मैंने एक्सपेंड किया है और इसके साथ अपन ने फॉलो किया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। आपको पता है कि इन दोनों के प्रेजेंस से क्या रिलीज होगा बच्चों, NO2+ आयन। परफेक्ट, इलेक्ट्रोफाइल आपका रिलीज हो चुका है। अब इलेक्ट्रोफाइल बच्चों करेगा सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन करेगा तो सीधा आंसर बताओ जल्दी से मुझे, तो क्या बच्चों आंसर बनेगा, बताओ जल्दी से। यस, नाइट्रोबेंजीन, परफेक्ट। नाइट्रो NO2 कहीं भी लगा लो, नाइट्रोबेंजीन प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो दिस इज ए सेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप मैकेनिज्म अगर आपको पता होगा तो क्लियर है, नहीं पता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस मैं जरूर करूंगा, ठीक है। ये सेक्शन आया है थोड़ा सा इसलिए मैं इसको रिलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको पता है तो रिवीजन आपका हो जाएगा। सपोज जैसे फिनॉल, और फिनॉल के साथ अगर बच्चों में लेके आता हूं HNO3 इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, जल्दी से बताओ क्या आंसर यहां से बनने वाला है बच्चों। मैं क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे एक्सिस में है, और एक्सिस का मतलब बच्चों मैं बोल देता हूं जनरली 3 मोल्स, 3 मोल्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसा बहुत बार लिखा हुआ मिलता है। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, पिक्रिक एसिड, परफेक्ट परफेक्ट, पिक्रिक एसिड। मैंने 3 मोल्स क्लियर भी कर दिए हैं, एसएनसीईआरटी में 3 मोल्स करके दे रखा है, क्योंकि 3 मोल्स ही मैक्सिमम हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फिनोल एज इट इज वैसा बना रहेगा। बाकी बच्चों आपकी अल्टरनेट पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास बच्चों, जिसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है लेकिन उसका नाम एसिड है, लेकिन उसका नाम एसिड और बहुत तगड़ा एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, आप समझ लो। अगर इस ये समझो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, बिकॉज अगर बच्चों दिस इज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, जो फिनॉल के पास जो हाइड्रोजन है दिस इज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। अगर मैं इस H+ आयन को रिलीज कर रहा हूं तो बच्चों यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, अब वो करेगा पूरा रेजोनेंस। और नाइट्रो ग्रुप बहुत तगड़े ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दीज आर विड्रॉइंग, खींचने वाले ग्रुप हैं। अब मैं एनायन की स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करता हूं, नेगेटिव चार्ज को बच्चों लेके आ जाओ 0 पे तभी स्टेबल। अब 0 पे नेगेटिव कैसे आएगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, खींचने वाले ग्रुप लगे हों, तो नेगेटिव 0 पे आ जाएगा। जैसे 0 पे आएगा ऑब्वियसली स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। तो बच्चों इसको नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए, 0 पे लाने के लिए 3 पावरफुल ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप हैं, वो तीनों को विड्रॉ कर देंगे। और जैसे विड्रॉ करेंगे ऑब्वियसली बच्चों इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है एनाइन की। अगर एनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है,
तो फायरिंग ऑफ H प्लस आयन भी बहुत तेज होगा, बहुत जबरदस्त होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। दैट्स व्हाई दिस पिक्रिक एसिड इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एसिड। सभी को समझ में आ गया? रेज योर हैंड्स प्लीज। ओके परफेक्ट। डन। अब देखो इसके बाद बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट रिएक्शन में लेने वाला हूं, जरा आप लोग आंसर करना। परफेक्ट। चलो मैंने आपके बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। संदेश, CH2OH आपका बहुत प्यारा से कंपाउंड है, ग्लिसरॉल, ठीक है, मोस्ट विस्कस सब्सटेंस, सभी लोग जानते हो ना, दिस इज मोस्ट विस्कस सब्सटेंस CH2OH। ग्लिसरॉल मैंने ले लिया, इसके सामने बच्चों में लेके आया यहाँ पे HNO3, it is a concentrated HNO3 in the presence of H2SO4। एनसीईआरटी ने इसके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी बच्चों जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, सीरियसली तब से पढ़ी नहीं है मैंने, भूल गया हूं मैं, बस मुझे याद रहती है कहीं कहीं, क्योंकि मैं सीबीएसई का स्टूडेंट रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो HNO3 जो है, यहाँ पे बेटा टेम्परेचर भी एक बार दे रखा है, नीचे एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी का पढ़ोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है बिलो 25 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। बिकॉज कम टेम्परेचर क्यों देना है, ऑब्वियसली बच्चों बोथ आर कॉन्सेंट्रेटेड, तो टेम्परेचर अधिक नहीं देना है, हाई लेवल हो जाएगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, कम से कम टेम्परेचर ही देना है, रिएक्शन इजिली आपकी बनेगा। व्हाट इज द आंसर, जल्दी से बताओ बच्चों, ध्यान दो। यहां से बेटा क्या रिलीज होने वाला है, आपको पता है NO2 प्लस रिलीज होने वाला है, सभी को क्लियर है, NO2 प्लस मिलेगा, नाइट्रोनियम आयन आपको मिल जाएगा ना। क्वेश्चन है कि ग्लिसरॉल बच्चों क्या रिलीज करेगा, आपको पता है कि यहाँ से इसके कितने मोल्स, देखो यहाँ देखो OH, एक OH और ये OH, सभी को दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ से जो H2SO, देखो HNO3 से क्या रिलीज हो गया, आपको पता है कि HNO3 में, हाँ पहले मैं बताता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो पहले, थोड़ा सा देख लो, एक लुक देख लो, आपको दिक्कत नहीं होगी। बेटा H2SO4 से क्या आया, 1H प्लस आयन आया, उसने जाके यहाँ पे अटैक किया लोन पेयर्स के साथ, ये फटाक से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों बाहर जा चुका है, करेक्ट है। यहाँ से मिल गया आपको सीधा का सीधा NO2 प्लस है, नाइट्रोनियम आयन आपको मिल गया, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, हाँ सर मेरा माइक परमानेंट म्यूट है, ओके ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी यहाँ से क्या होगा, ये जो आपको यहाँ सामने से दे रखा है ना, ये ग्लिसरॉल में OH OH OH, इसको H भी मान सकते हैं ना। क्वेश्चन इज दिस, यहाँ से OH रिलीज होगा कि H रिलीज होगा, क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ से आपका H प्लस आयन रिलीज होगा ग्लिसरॉल से, कि H के OH माइनस आयन रिलीज होगा, क्या रिलीज होना चाहिए बताओ बच्चों। HNO3 तो वाटर छोड़ दिया, NO2 प्लस छोड़ दिया, अभी कहानी बची कि यहाँ से एक ही H प्लस आयन आया था ना, यहाँ से एक ही H प्लस आयन था, अभी यहाँ से बना है, बचेगा आपको HSO4 माइनस 1 आयन, तो यहाँ से अब फर्दर रिलीज होगा H प्लस आयन, वो H प्लस आयन बच्चों कनेक्ट होगा इसके लोन पेयर्स के साथ, इसलिए मैं यहाँ पे 3 मोल्स लेता हूँ, कितने बच्चों 3 मोल्स, तो 3 H प्लस आयन के, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाएगा, एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर, तीन वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर। और वहां पे अब एक क्वेश्चन सुनना ध्यान से, हाँ क्वेश्चन ये सुनना ध्यान से, मैं पूरा का पूरा आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन ये सुनना ध्यान से, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे तो यहाँ पे बच्चों क्या मिलेगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल क्या मतलब, यहाँ से ये बॉन्ड इधर जाएगा ना, प्लस प्लस प्लस, क्या ये स्पीसीज बनना पॉसिबल है, क्या ये स्पीसीज बनना पॉसिबल है, नहीं। तो अब एक बात सुनना, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होने वाला, क्योंकि ये 3 कंटिन्यूस कार्बन पॉजिटिव चार्ज आना मतलब ऐसा मॉलिक्यूल्स बनता ही नहीं है, तो 3 कंटिन्यूस पॉजिटिव नहीं आ सकते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ से जो ग्लिसरॉल वाला पार्ट है, जो एल्कोहल वाला पार्ट है, दैट विल ओनली रिलीज H प्लस आयन, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से H प्लस आयन ही रिलीज करेगा। और वो H प्लस आयन बच्चों किससे कनेक्ट होगा बताओ जरा मुझे, वो H प्लस आयन जो कनेक्ट होगा ना, उसको मैं ना एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। पहले वाला देखो 3 पॉजिटिव चार्ज नहीं, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, OH OH निकाल देते हैं और आंसर गलत करते हैं, तो गलत आपको वो नहीं करना है, अब नई तरीके से करना है, कैसे करना है उसको भी समझ लो। यहाँ पे देखो ये CH2OH है, यहाँ आपका CH2OH है, ठीक है, दिस इज CHOH, एक्चुअली बैलेंसी आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे आपका आना चाहिए CH2OH, दिस इज ग्लिसरॉल एक्चुअली, और इसके सामने बच्चों आएगा वही आपका HNO3, और इसके सामने है आपका H2SO4। तो क्लियर है कि यहाँ से बच्चों पहुंचेगा इसके पास एक H प्लस आयन, और यहाँ से बच्चों एक तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, प्लस NO2 प्लस रिलीज होगा। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि ये दो चीजें तो बेटा रिलीज हो चुकी हैं, और यहाँ से एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा HSO4 माइनस 1 आयन, ये मिलेगा बाइसल्फेट आयन। अब ये गेम खेलना शुरू कैसे करेगा वो समझना ध्यान से बच्चों। सीन क्या होगा कि HSO4 माइनस आयन क्या है, वो आपको पता चल रहा है कि सर ये बेस है, बहुत अच्छी से स्टेबिलिटी भी शो कर रहा है, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस की तरह वर्क करेगा, करेक्ट है, सभी को समझ में आ रहा है।
अब यहाँ से क्या हुआ, ये H प्लस है बिकॉज इसके 3 मोल्स होते हैं, ये वाला H प्लस है, ये वाला H प्लस है, तो इसके बेटा आते हैं 3 आपके मोल्स। अब ये तीनों के तीनों मोल्स क्या करते हैं, एक बार यहाँ से H लेंगे, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से H, तो फिर से भी ये बन जाएगा H2SO4, HSO4 माइनस, फिर से कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में 3 मोल्स फिर से बन जाएंगे H2SO4। अब NO2 प्लस इज बल्क एज इलेक्ट्रोफाइल, इट विल बल्क एज इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल जैसे बेटा यहाँ से H प्लस रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन को छोड़ के गया होगा, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस माइनस एंड माइनस, उन माइनस बेटा अटैक करेगा नाइट्रोनियम बिकॉज इट इज 3 आइंस, तो 3 आपको मिलेंगे NO2 पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा, एक बार यहाँ अटैक करा लो, एक बार यहाँ अटैक करा लो, एक बार यहाँ अटैक करा लो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से जो कंपाउंड बनने वाला है वो कंपाउंड क्या बनेगा, वो रिजल्ट क्या होगा वो देख लो। यहाँ से बच्चों ये तो CH2 था, ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा नाइट्रो पार्ट, यहाँ पे था CH, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके साथ भी नाइट्रो पार्ट, इसका आपको नेम बताना है CH2, इसके साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रो पार्ट, इसका नाम होगा नाइट्रोग्लिसरीन, दिस इज नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। इसका नाम होगा नाइट्रो, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बोल सकते हैं, सिर्फ नाइट्रोग्लिसरीन बोलो बेटर है, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। और प्लस बेटा आपको यहां से मिलेगा 3 वाटर मॉलिक्यूल, प्लस मिल जाएगा 3 मोल ऑफ H2SO4। सभी को समझ में आ गया? ये बन गए यहां से प्रोडक्ट। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से ही, बेटा प्रोटीन्स के बारे में आपको पता है, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर प्रोटीन का टेस्ट करना है तो आप किस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का यूज करना चाहोगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बिकॉज यू आर द स्टूडेंट बायोलॉजी, तो बायोलॉजी से ही क्वेश्चन मैंने रिलेट किया है। मैंने एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछा कि अगर बच्चों मुझे प्रोटीन का टेस्ट करना है, ध्यान देना, अगर मुझे प्रोटीन्स का टेस्ट करना है तो इसके लिए हम लोग कौन सा सॉल्वेंट यूज करें। तो आप लोगों ने ये शायद पढ़ा होगा, एक टर्म में लिख रहा हूँ निरांत बेटा ध्यान देना, इसी टर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, XANTHO जेंथोप्रोटीन्स, इसका मतलब क्या होता है खतीजा बताओ जल्दी से, जेंथोप्रोटीन्स का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ जेंथोप्रोटीन्स। जेंथोप्रोटीन्स एक्चुअली एक कंपाउंड, ठीक है, ये कंपाउंड होता है, और ये कंपाउंड कैसे बच्चों फॉर्म होता है ये आपको, और ये बताओ ये येलो कलर का होता है, और मैं हिंट कर दूं ये येलो कलर का आपका होता है। आपको अगर पता होगा कि जो स्किन है, अगर स्किन के ऊपर अगर बच्चों HNO3, ध्यान देना, अगर स्किन के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अगर गिर जाता है ना, तो वो जो आपकी स्किन की जो प्रोटीन्स वहां पे है, ठीक है, वही प्रोटीन्स बच्चों कन्वर्ट होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जेंथ्रोप्रोटीन्स के अंदर, और इसका कलर बच्चों होता है येलोइश कलर, ठीक है, येलोइश कलर में ये कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे हाँ बिल्कुल बहुत से बच्चों तो यहाँ पे स्टेन्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, STAINS, स्टेन स्किन, ठीक है, ये आपने वर्ड सुना होगा। एंड रेंडर बोल येलो, ठीक है, एक टर्म और होता है, वो यहाँ पे हो जाते हैं आपके क्रिएट जनरेट हो जाते हैं। तो यही प्रॉपर्टी एक होती है आपकी HNO3 की, कि ये टेस्ट कर सकती है प्रोटीन्स को, लेकिन ऐसा काम नहीं करना है कि स्किन ऊपर HNO3 डाल के देखो फिर जहां तो प्रोटीन्स बन रहे हैं, येलो कलर दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखें। नाउ वी विल कम्स व्हाट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन की। तो नेक्स्ट टर्म इज ऑक्सीडेशन, ये भी छोटा सा टर्म है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो इसलिए मैं क्वेश्चन ये पूछूंगा, अगर आप जेई के स्टूडेंट्स रहोगे तो मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बायोलॉजी के स्टूडेंट में क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी बेस्ड। अब बच्चों ध्यान से सुनना कि अगर मैंने यहाँ पे लिया है टोलिन, फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके आ गया, मैंने लेके आया है टोलिन, और टोलिन के सामने लिखा है बेटा 3 नेसेंट ऑक्सीजन, तो बताओ मुझे यहाँ पे मैं लिखूं, अगर मैं लिखूं डाइल्यूट HNO3, 3 नेसेंट ऑक्सीजन बच्चों यहाँ से रिलीज हो चुके हैं ना, क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ से क्या फॉर्म होगा। तो ध्यान दो बच्चों, ये जो आपका जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, अगर उनके सामने HNO3 आता है और नाइट्रिक एसिड आता है, तो नाइट्रिक एसिड जो है बच्चा, जैसे टर्पेंटाइल ऑयल है, वो आपका वहां पे फ्लेम करता है, वो भी जलना स्टार्ट कर देता है HNO3 के सामने। कैन शुगर के बारे में पढ़ा चुका हूँ, कैन शुगर बच्चों कन्वर्ट किस में होता है, ऑक्जेलिक एसिड के अंदर, आपको पता है। टोलिन बच्चों कन्वर्ट किस में हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली टोलिन, ठीक है, सामने आपको जो दे रखा है ये आपका टोलिन है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, तो टोलिन बच्चों कन्वर्ट किस में होगा, बेंजोइक एसिड के अंदर, ध्यान दो, ये कन्वर्ट होगा बेंजोइक एसिड के अंदर, इसका मैकेनिज्म मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, बाकी सीबेच के बच्चों में पढ़ा रहा हूँ, तो वहां से चीजें आप देखते रहो। तो यहाँ से बनता है बच्चों बेंजोइक एसिड, बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेंजोइक एसिड में टोलिन कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस यहाँ से बच्चों मिलेगा आपको वाटर मॉलिक्यूल, तो बहुत ही तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए बच्चों जो आपका टोलिन है वो सीधा बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
सभी को समझ में आ गया? नाउ वी विल कम नाइट्रेट। यहाँ पे HNO3 की बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी हैं। अब बात करेंगे हम लोग नाइट्रेट्स के ऊपर, ठीक है? तो इस पे भी क्वेश्चंस आपके नीट में डिस्कस हो सकते हैं। तो नाइट्रेट बच्चों कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है, इसको थोड़ा सा मैं टाइम लेके खत्म करता हूँ। तो नाइट्रेट एक्चुअली सॉल्ट्स होते हैं, आपको पता है नाइट्रिक एसिड के। ये नाइट्रेट्स जो है ना, नाइट्रेट AT लिखा है ना, AT आपको पता है, NO3-1 आपको सभी को पता है, नाइट्रेट आयन। तो आपका जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड के जो सॉल्ट्स हैं उन्हीं को बच्चों हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट्स। तो मैं डिफरेंस करना चाहूंगा नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में, ये दोनों में डिफरेंस के बारे में आता है। अब सुना ध्यान से, आप कुछ मत करो, आप HNO3 को ना, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को चाहे आप किसी मेटल के साथ डालो, मैं यहाँ पे टर्म लिख रहा हूँ, चाहे आप किसी भी मेटल के साथ डालो, चाहे बच्चों आप वहां पे किसी भी मेटल के ऑक्साइड के साथ डालो, HNO3 की बात कर रहा हूं मैं, या फिर आप वहां पे किसी भी मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ डाल दो, चाहे आप किसी भी मेटल के कार्बोनेट्स के साथ डाल दो, चाहे बच्चों आप बाइक कार्बोनेट्स के साथ डालो इसे, चाहे आप सल्फाइड के साथ भी, ठीक है, सल्फाइड के साथ भी आप डाल सकते हो। तो HNO3 अगर डालोगे इन सब के ऊपर तो डायरेक्ट बच्चों आंसर प्रोड्यूस होता है नाइट्रेट्स। क्या प्रोड्यूस होगा? चलो मुझे जल्दी से आंसर बताओ। यस, आंसर बताओ मुझे। अगर मैंने सिल्वर के साथ डाला है HNO3, व्हाट इज द आंसर? हो चुका है ऑलरेडी ये सेक्शन। क्या बनेगा? सिल्वर अगर मैंने डाला है HNO3 तो व्हाट इज द आंसर? बताओ बच्चों। सिल्वर नाइट्रेट बनेगा सीधा। और कौन सी गैस रिलीज होगी? NO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। और प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है। नेक्स्ट स्टेप बताओ। अगर मैं डालूं बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड है, इन दी प्रेजेंस ऑफ HNO3, व्हाट इज द आंसर? बोलोगे सर KNO3 का फॉर्मेशन होगा प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर एसिड बेस रिएक्शन, सीधी सीधी दिख रही है। नेक्स्ट मैं पूछूं CaCO3, इसके साथ अगर मैं डालता हूं HNO3 तो दिस इज एक्चुअली कार्बोनेट। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर बच्चों क्लियर, आयन एक्सचेंज रिएक्शन होने वाली है। तो करा लो बच्चों, तो बनेगा CaNO3 ट्वाइस कैल्शियम +2 है, नाइट्रेट -1 है, प्लस आपका बन गया वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से रिलीज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं सारी के सारी रिएक्शंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, तो उनको ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। चलिए एक क्वेश्चन और बताओ मुझे। सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस SNO3 क्या बनेगा आंसर? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, निरांत बेटा आप बताओ आंसर ये। अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूं आपसे, सोडियम बाइकार्बोनेट अगर इसके सामने मैंने ऐड किया है HNO3 तो बताओ क्या आंसर बनेगा जल्दी से। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपको दूं। NaNO3। हाँ क्या बनेगा बेटा? NaNO3 परफेक्ट, सोडियम नाइट्रेट, बिल्कुल। सेकंड क्या बनेगा? और CO2 और H2O। बिल्कुल सही, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं दूं Na2SO3 सल्फाइड, बताओ अगर इसके साथ मैं डालूं HNO3, खाते जाए बेटा आप बताओ क्या आंसर बनेगा जल्दी से। अब फास्ट चलूंगा मैं, समझ में आता है आपको पूरा? NaNO3 बिल्कुल। नेक्स्ट 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 H2SO4, नहीं नहीं नहीं, H2SO4 नहीं बनेगा, H2SO4 नहीं बनेगा। यहाँ H3 दिख रहा है ना सल्फाइड, तो यहाँ से कौन सी गैस? SO2 गैस, SO2 गैस और प्लस वाटर मॉलिक्यूल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप बोल सकते हो H2SO3, ये बनेगा। एक्चुअली दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है, परफेक्ट, प्राची क्लियर हो गया है। ओके डन। ओके अब देखें बच्चों, इसके बाद अगर मैं सोडियम नाइट्रेट को मैं हीट कर देता हूं तो व्हाट इज द आंसर? प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस आते हैं, ये बात समझो, प्रॉपर्टीज जितनी स्ट्रॉन्ग होगी आपको कोई कभी आपको फंसा नहीं सकता है, ठीक है बच्चों। ऑर्गेनिक बहुत इजी है, मैं पढ़ा दूंगा आपको, टेंशन मत दो। ऑर्गेनिक उधर भी चल रहे, उनके लेक्चर भी देखते रहोगे ना तो भी काम हो जाएगा भाई, तो भी काम धीरे धीरे हो ही जाएगा, ठीक है। उधर लेक्चर CBH में चल रहे हैं, आप देखते भी रहोगे ना सभी बच्चों, तो भी काम हो जाएगा, ये बिलीव मेरे ऊपर आप समझ लो। जहां भी चीजें समझ में नहीं आए आप मुझसे पूछ सकते हो, कुछ बच्चे पूछते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस पूछते हैं, मेरे साथ डिस्कस करते हैं, मैं बताता हूँ सभी को, आप पूछ सकते हो, मैं सभी बच्चों को फ्रीडम देता हूँ, ठीक है। और फिजिकल आपको शाम को मैं चला ही रहा हूँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो NaNO3 के साथ अगर मैं हीट करूंगा तो व्हाट इज द आंसर? बताओ बच्चों, पहला आंसर क्या बनेगा? सोडियम नाइट्राइट। तो ध्यान देना, मैं क्या सोडियम आपको नाइट्राइट। हाँ मैंने आपको एस ब्लॉक में पढ़ाया था, एक पॉइंट एस ब्लॉक में डिस्कस किया था मैंने, और हीटिंग इफेक्ट के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, कि जब भी मैं एल्कली मेटल्स के नाइट्रेट्स को हीट करता हूं तो बच्चों वहां से नाइट्राइट बनता है, प्राची ने बिल्कुल से आंसर किया है, तो वहां से नाइट्राइट बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है।
तो यहाँ से बनेगा NaNO2, ये आपको इधर के नाइट्रेट है ATE है ना, और ये आपका ITE, ठीक है, नाइट्राइट और प्लस बच्चों IT, और यहाँ से रिलीज हो जाएगी ऑक्सीजन गैस। बाकी आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट अगर आपसे पूछूं कि अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाइट्रेट को अगर हीट करता हूं, मैं जैसे क्वेश्चन ले लूं CaNO3 ट्वाइस, अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाइट्रेट को अगर अपन हीट करते हैं तो क्या आंसर प्रोड्यूस होगा। मैं और भी ले सकता हूं, सिर्फ ये जो ऊपर वाला रूल्स है ना बेटा, ये वाला जो रूल्स है आपका, नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस जो रिलीज हो रही है, इट इज वर्क ओनली फॉर फर्स्ट एल्कली मेटल्स के लिए सिर्फ वर्क करेगी। एल्कली मेटल्स के नाइट्रेट को हीट करोगे तो आपके मेटल का नाइट्राइट मिलेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। लेकिन अगर आप सेकेंड एके मेटल, एल्केन अर्थ मेटल, और उसके साथ बच्चों में बोल सकता हूँ हैवी मेटल, ध्यान दो हैवी मेटल्स आपको कहाँ मिलते हैं, डी ब्लॉक के अंदर मिलते हैं। अगर हैवी मेटल्स के नाइट्रेट हो या सेकेंड के नाइट्रेट्स हो, उनको अपन अगर हीट करेंगे तो वहां से बच्चों प्रोड्यूस होगा क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, ध्यान रखना NO2 गैस प्रोड्यूस होगी, प्लस वहां से रिलीज होगा आपका, जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम का ऑक्साइड, अगर लेड नाइट्रेट होगा तो लेड का ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट होगा तो कॉपर का ऑक्साइड। लेकिन सब में कॉमन क्या होगा, आपको NO2 गैस आपकी सब जगह कॉमन होगी, तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस ऑक्सीजन गैस तो आपको मिलेगी। जैसे मैं बोलूं यहाँ से कॉपर का नाइट्रेट, ध्यान दो CuNO3 ट्वाइस, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, यही गलतियां हो जाती हैं। तो CuNO3 ट्वाइस प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, बीच में से क्वेश्चन उठा लिया जाएगा और पूछेगा सीधा, ठीक है, जहां पे बच्चे स्टेटमेंट लाइन को छोड़ देते हैं, क्वेश्चंस वहीं से जनरेट किए जाते हैं आजकल। तो अगर मैं इसको हीट करता हूं तो आंसर बेटा बहुत से बच्चे याद रखेंगे, यहाँ से कॉपर का नाइट्रेट नाइट्राइट बना दो, ऑक्सीजन गैस नहीं, जो गलत आंसर है। तो सेकेंडरी के मेटल और हैवी मेटल जो भी हैं, सिल्वर है, कॉपर है, लेड है, डी ब्लॉक वाले, अगर उनको अपन अगर हीट करते हैं तो वहां से आपकी NO2 गैस रिलीज होगी, ब्राउन फ्यूम्स क्रिएट होगा, और आपको उस मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, है ना। यहाँ पे नाइट्राइट नहीं मिलने वाला, तो यहाँ पे बताओ बेटा क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा, करेक्ट आंसर है, प्लस आपको NO2 गैस मिल जाएगी, और लास्ट वन इज ऑक्सीजन गैस आपको मिलेगी। एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको, एक नया कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ओके डन। साक्षी कोई डाउट है बेटा? नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं, यस ये यहां तक फिनिश हो चुका है। एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, अगर सिल्वर का नाइट्रेट होगा व्हाट इज द आंसर, दिस इज एक्चुअली लो रिएक्टिव मेटल्स, लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। हापा मेटल्स पता है क्या, हापा मेटल्स डिस्कस किया था मैंने। तो जो लो केमिकल एक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, अगर उनके नाइट्रेट्स आएंगे तो उनको हीट करेंगे, व्हाट इज द आंसर, हापा मेटल्स, सभी को पता होना चाहिए, मेटल ही मिलेगा, मेटल मिलेगा, इनका रिजल्टेंट मेटल, यस यहां से बना दो सिल्वर, प्लस बना दो बच्चों NO2 गैस, बहुत इजी है ना, और प्लस आपका ऑक्सीजन, दिस इज ए रिवीजन सेक्शन राइट। अगर मैं आपसे हापा मेटल में मरकरी बनाया था, याद करो मरकरी का नाइट्रेट, अगर इसको हीट करेंगे तो व्हाट इज द आंसर, सीधा टिक करो सर, मरकरी बनेगी रिजल्टेंट, है ना। गोल्ड वाला भी आया था ना, तो गोल्ड सीधा बनेगा, याद रखो, और प्लस यहाँ से आपकी वही NO2 गैस और प्लस ऑक्सीजन गैस, ये आपको ध्यान रखना है। हापा मेटल्स में यही कहानी है, तो उनको अगर हीट करो तो वहां से बच्चों उनके सॉल्ट को हीट करो, सीधा आंसर आपको यहाँ गोल्ड में आपको गोल्ड मिलेगा, EU मिलेगा। प्राची बिल्कुल करेक्ट आंसर है, परफेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है। अब बेटा हम लोग बात करते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट के टेस्ट के ऊपर, ठीक है, कि अगर नाइट्रेट और नाइट्राइट्स आते हैं तो उनको टेस्ट को हम लोग कैसे कर आइडेंटिफाई, तो फटाफट से समझते हैं, ध्यान से देखो सभी लोग। सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पे लिया है नाइट्रेट आयन, तो नाइट्रेट आयन का टेस्ट करना है तो बच्चों आप फॉलो करो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और उसको थोड़ा सा हीट सप्लाई कर दो, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, तो बच्चों वहां से मिलेंगी ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स आपको मिलेंगी, और ब्राउन फ्यूम्स बच्चों मिलेंगी NO2 गैस की, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। तो दैट विल डिफाइन कि वहां पे नाइट्रेट आपका प्रेजेंट है। अगर इस पे क्वेश्चंस भी आया है कि नाइट्रेट का आइडेंटिफिकेशन हम किस सॉल्वेंट के साथ करते हैं, आंसर होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या H2SO4, जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसके साथ जो प्रॉपर्टीज है, पैरामैग्नेटिक गैस, ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं, बिल्कुल संदेश आपने सही बोला है, पैरामैग्नेटिक गैस। मैं कुछ दिन पहले देख रहा था NO का आई थिंक ऑक्सीडेशन नंबर कोई बच्चे डिस्कस कर रहे थे, NO का ऑक्सीडेशन नंबर किसी बच्चे ने डिस्कस किया था, मैं लेक्चर को देख रहा था, डाइमर फॉर्म बनाया गया था, लेकिन डाइमर फॉर्म के अंदर आपको पता है ना, यहाँ भी बॉन्डिंग बना दी गई थी, अगर आपको याद होगा यहाँ भी बॉन्डिंग बना दी गई थी, हाउ इट इज पॉसिबल,
ठीक है। ये बॉन्डिंग यहाँ से कैसे बन सकती है, एक बात तो ये मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि यहाँ से आप, हाँ, डबल बॉन्ड वाली कंडीशन या सिंगल बॉन्ड वाली कंडीशन डायरेक्ट क्रिएट कैसे हो सकती है। कुछ भी संदेश, कुछ भी नहीं यार, सीरियसली मैं लेक्चर ऑब्जर्व करता हूँ सभी, मुझे लगता है मेरे बच्चों को गलत ना पढ़ाते। ठीक है, चलो अब इसके बाद बात करते हैं, यस नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नाइट्रेट्स में फिर से। तो नाइट्रेट का टेस्ट समझ में आ गया ऊपर वाला। दूसरा हम लोग एक टेस्ट और करते हैं जिसमें एडवांस के लिए, एडवांस में क्वेश्चन डिस्कस किया गया है कि इसके साथ अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करता हूं, प्लस बच्चों में कॉपर्स के जो टर्निंग्स होती है ना, छोटे छोटे से टर्निंग्स, मतलब एक जैसे पतले पतली से रहती है टर्निंग्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके रहते हैं। टर्निंग्स मतलब एक पर्टिकुलर एक फ्रेम जैसा रहता है, छोटे छोटे से, जैसे इस जैसे आप पता है कि किसी भी चीज को आप कट करते हो ना, वर्टिकली कट करते हो या हॉरिजॉन्टली इस तरीके से कट करते हो, तो वही सेक्शन। तो कॉपर्स के हम टर्निंग्स लेके आते हैं, तो यहाँ से बच्चों उसको हीट कर देते हैं, नॉर्मल हीटिंग, और यहाँ से बच्चों एवोल्यूशन होता है वही नाइट NO2 गैस का। तो दोनों में सेम आंसर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ब्राउन फ्यूम्स यहाँ से भी मिलेगी और वहां से भी मिलेगी। तो ये आपका हो गया है नाइट्रेट्स के बारे में। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है क्योंकि आप लोगों का सेक्शन इतना ही सफिशिएंट है, ज्यादा डेप्थ में जाओगे तो फिर आपको वहां पे दिक्कत ही होने वाली है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग नाइट्राइट्स की तरफ। नेक्स्ट बेटा पॉइंट है आपका नाइट्राइट। बताने को मैं आपको कितना कुछ बता दूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो नाइट्राइट्स, बेटा नाइट्राइट्स के बारे में बात करते हैं। तो कुछ नहीं, कुछ मत करो, नाइट्राइट्स के अंदर भी हम बहुत ही आसानी से, ध्यान देना, एक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखूं नाइट्रेट्स और यहाँ पे लिख देता हूं मैं, चलो नाइट्रेट्स, ठीक है, ATE, यहाँ पे लिखा है नाइट्रेट, ये लिखा है नाइट्राइट्स। एक मुझे क्वेश्चन, अगर मैंने डाइल्यूट HCl यूज किया है, डाइल्यूट HCl अगर मैंने यूज किया है और सॉल्ट है आपका नाइट्राइट्स का और सॉल्ट है आपके नाइट्रेट का, यहाँ पे ATE है, ठीक है, ये आपका ITE है। तो अगर मैंने डाइल्यूट HCl यूज किया है तो मुझे बताओ कहां से कौन से कलर की फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगी, जल्दी से बताओ बच्चों, कहां से कौन से कलर की फ्यूम आपकी जो यहाँ पे जो फ्यूम्स होंगी वो आपकी प्रोड्यूस होंगी। तो पहले मुझे बताओ डाइल्यूट HCl क्या HNO3 के जो आपका नाइट्रेट वाला सेक्शन है, सेकंड जो लिखा है, क्या उसके साथ रिएक्शन परफॉर्म करेगा डाइल्यूट HCl? करेगा, करेगा क्या? नो एक्शन, जाने दो इसको, क्योंकि हमारे सिलेबस के बाहर का है, रहने दो इसको। ठीक है, इसको रोकता हूं मैं, सिलेबस की बाहर की चीज है, जाने दो इसे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फॉस्फोरस पे। नेक्स्ट आता हूं मैं फॉस्फोरस पे, तो उससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं। ठीक है, जितना मैंने बता दिया उससे कम ही आएगा, तो ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, मैं बताने को तो बहुत कुछ बता सकता हूँ आपको, जाने दो। अब आते हैं फॉस्फोरस पे। तो बच्चों फॉस्फोरस एक्चुअली नेचर में मिलता ही नहीं है, आप समझ लो, फॉस्फोरस एक्चुअली नेचर में मिलता ही नहीं है। फॉस्फोरस डिस्कवर किया गया है 1669 के अंदर। 1669 के अंदर आपकी, मैं यहाँ पे जो जीके है, जनरल नॉलेज है, उसको भी मैं बढ़ा सकता हूँ। तो 1669 के अंदर फॉस्फोरस की डिस्कवरी बच्चों की गई थी। किस साइंटिस्ट ने की थी? जिसका नाम था बच्चों ब्रैंड, BRAND। तो ब्रैंड एक साइंटिस्ट है, इन्होंने बेटा डिस्कवरी करी थी 1669 के अंदर फॉस्फोरस की, करेक्ट। उसको आइसोलेट किया था बच्चों लेबुशियर ने, आइसोलेट किया था फॉस्फोरस को। आइसोलेट किसने किया था? तो आइसोलेट किया था बच्चों किसने? आइसोलेट किया था लेबुशियर ने, ग्रेट साइंटिस्ट है लेबुशियर। तो लेबुशियर ने बच्चों किया था आइसोलेट, और किससे किया था बेटा? बॉन एस से, बॉन एस, BONEASH, बॉन एस से बेटा आइसोलेट किया था। ये आता नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है। अब कब किया बेटा? 1770 के अंदर, 1717 में लेबुशियर ने बॉन एस से फॉस्फोरस को किया था आइसोलेट। और उसके बाद बच्चों जो फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज है, जो नेचुरल प्रॉपर्टी है, फॉस्फोरस बच्चों ग्लो करता है। अगर आपका अंधेरा होता है, डार्क होता है, तो डार्क के अंदर बच्चों क्या होता है? फॉस्फोरस ग्लो करता है। और फॉस्फोरस ग्लो करता है, इसी की वजह से बेटा यहाँ पे इसका नाम भी फॉस्फोरस इसलिए रखा गया है क्योंकि फॉस का मतलब क्या होता है? फॉस्फोरस में एक वर्ड है बच्चों फॉस, PHOS। फॉस का मतलब होता है ग्लो करना, ठीक है। और फीरो, PHERO, फीरो का मतलब होता है कैरी करना, CARR। तो ऐसे एलिमेंट जो लाइट को कैरी करते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ डार्क, तो बच्चों बोलते हैं फॉस्फोरस। सुनना एक कहानी, एक कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों यहाँ पे, कि बहुत बार ऐसा बोला जाता है, करते हैं। चलो अब इसके बाद, हाँ ये तो फॉस्फोरस की थोड़ी सी कहानी मैंने आपको बता दी है। अब देखो इसके बाद बात करते हैं इसका फॉस्फोरस का जो एक्सट्रैक्शन है वो हम किस तरीके से करते हैं। तो बेटा दो प्रोसेस है हमारी एनसीईआरटी में, एक ही प्रोसेस दे रखा है, मॉडर्न प्रोसेस। जो मॉडर्न प्रोसेस आजकल डिस्कस किया जा रहा है, एक प्रोसेस और होता है बेटा जो इसके बारे में बोलते हैं रिटॉल्ड प्रोसेस, एक नाम है रिटॉल्ड। पता नहीं यार, मैं सदेश जो नाम बोलता हूँ शायद और भी लोगों को पता है,
ठीक है, रिटॉल्ड, ठीक है, रिटॉल्ड प्रोसेस एक और होता है। रिटॉल्ड प्रोसेस के साथ साथ मॉडर्न प्रोसेस जिसको होते हैं इलेक्ट्रोथर्मल, यहाँ पे हम जो यूज करेंगे दिस इज इलेक्ट्रोथर्मल, तो इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस जो है ना, जिससे मॉडर्न प्रोसेस जो आजकल हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और पुराना प्रोसेस है बच्चों ओल्ड प्रोसेस, दिस इज एक्चुअली ओल्ड, स्पेलिंग बेटा RETOIT, रिटॉल्ड, रिटॉल्ड प्रोसेस ओल्ड प्रोसेस। तो ओल्ड प्रोसेस हमारे सिलेबस से बाहर हो चुका है। इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस बेटा मॉडर्न प्रोसेस है, नाम इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस। इससे बेटा हम लोग निकालेंगे फास्फोरस। अब आते हैं, समझते हैं थोड़ा सा प्रोसेस को। तो बच्चों जो रिटॉल्ड प्रोसेस है वैसे वो भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैं उसकी एक बार लुक आपको दिखा देता हूँ है क्या, बहुत ही इजी है, ध्यान दे देना। होता क्या है बच्चों, कैल्शियम का फॉस्फाइड Ca3PO4 ट्वाइस। फॉस्फाइड बच्चों पता है ना, PO4-3 क्रॉस मल्टीप्लाई कैल्शियम +2, तो यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा। तो कैल्शियम के फॉस्फाइड के साथ बच्चों क्या करना है, H2SO4 को डालना है, इट इज अ डाइल्यूट, और सीधा बच्चों यहाँ से आयन एक्सचेंज होगा, तो कैल्शियम जाएगा सल्फेट के साथ, ये जाएगा बेटा H+, तो यहाँ से बनेगा एक तो H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड सभी को पता है, और प्लस यहाँ से बनेगा आपका दूसरा कैल्शियम का सल्फेट, बैलेंस कर लेना आप लोग, ये बन जाएगा। अब इसके बाद करो, कुछ नहीं करना है, ये जो बना है ना, ये जो आपको फॉस्फोरिक एसिड मिला है उसको सिंपल हीट कर दो, कुछ भी नहीं करना है, इट विल कन्वर्ट इनटू दी HPO3 और निकाल देगा सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल। बताओ पूरी के पूरे प्रोसेस तो आपको पता है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं, पहले प्रोसेस में आयन एक्सचेंज हुआ, सेकंड में हीटिंग इफेक्ट हुआ, पानी को बाहर निकाल दिया, बाकी HPO3 बन गया। मेटाफॉस्फोरिक, ये तो होता है ना मेटाफॉस्फोरिक एसिड, अरे एक एसिड ही है ना, तो एक एसिड से बनेगा तो मेटा एक एसिड बनेगा, तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर। अब इस मेटाफॉस्फोरिक एसिड के साथ बच्चों कोक या कार्बन बोलते हैं, उसको यूज कर दो। कोक कार्बन बच्चों क्या करता है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, वो ऑक्सीजन खींच लेगा, तो जैसे ऑक्सीजन खींचेगा तो बच्चों यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से फास्फोरस से ऑक्सीजन बाहर जा चुके हैं, वो बन चुका है CO, और जो हाइड्रोजन है बेटा वो फिर से ऑक्सीजन से कनेक्ट हुआ है, तो इसने बनाया वाटर मॉलिक्यूल, और सिर्फ मिल गया है P4, यही तो आपका फास्फोरस है। सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ इशू नहीं है, बिल्कुल दिमाग में एक बार दिमाग में बैठ जाएगा ना, अगर कभी क्वेश्चन अगर रिलेट भी होते हैं तो आप कर पाओगे। तो फास्फोरस के साथ H2SO4 आयन एक्सचेंज रिएक्शन, बन गया फास्फोरिक एसिड, फिर बेटा हीट कर दो तो बना मेटाफॉस्फोरिक एसिड, सबको समझ में आ रहा है। और फिर कोक लेके आ जाओ, कोक बेटा कार्बन को वहां से ऑक्सीजन को, बिकॉज बेटा कोक कार्बन 0 ऑक्सीडेशन नंबर, दैट विल ऑक्सीडाइज, CO में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, ऑक्सीजन को बाहर लेके, और मेटाफॉस्फोरिक में हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, कंबाइन करेंगे तो बच्चों बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल, बाकी P4 आपको देखने को मिल गया। This is the old method actually. Now we will come to what is new modern method क्या है, इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस क्या है। तो भाई बच्चों बहुत उसमें सिल्का वगैरह का यूज करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, रिएक्शन देख लो। Ca3, ये बेटा रॉक है, तो Ca3PO4 की अपन बात कर रहे हैं, और दिस इज फॉस्फेट रॉक, दिस इज फॉस्फेट रॉक, क्या बोलते हैं फॉस्फोराइट, इसका नाम होता है फॉस्फोराइट, ठीक है, फॉस्फोराइट, या बच्चों हम बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉस्फेट रॉक, रॉक मतलब चट्टान जो होती है, हाँ बिल्कुल, बोनेस, करेक्ट। अब इसको बेटा हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन समझ लो, कुछ नहीं बेटा, इसका सिल्का लेके आ जाओ, और सिल्का बच्चों क्या है बताओ जल्दी से, स्लैग बनाया, स्लैग आता है, मैं पढ़ाऊंगा आपको एक्सट्रैक्शन और टेक्नोलॉजी के अंदर, मेटलर्जी के अंदर स्लैग के बारे में पढ़ाऊंगा, HT को बेसिक वगैरह के बारे में। दिस इज एसिडिक एक्चुअली, सामने बेसिक कंपाउंड है कैल्शियम की वजह से, यहाँ से आपका जो हम SiO2 यूज करेंगे, और यहाँ से बच्चों रिएक्शन क्या होगी, ये कंबाइन करेगा तो बनेगा ऐसे स्लैग बना लेगा SiO3 बना लेगा, और प्लस बच्चों यहाँ से क्या बन जाएगा P2O5 का फॉर्मेशन होगा, और फिर इसके बाद हम लोग CaSiO3 बन गया, इसके साथ बच्चों हम क्या करेंगे, एक छोड़ देंगे इसको, ये तो आपका फाइनली बाहर निकल जाएगा सॉल्ट। P2O5 की बात करें तो P2O5 का है बट हम कार्बन यूज करते हैं, कोक, क्यों कोक यूज करेंगे, तो ये ऑक्सीजन को बेटा ऑब्जॉर्ब करेगा, तो इट विल ऑक्सीडाइज कन्वर्टिंग इनटू दी CO, बेटा CO बन जाएगा मोनोऑक्साइड, और बाकी बनेगा आपको P4, तो यही हमारा आंसर है सीधा। यहाँ सभी को समझ में आ गया, स्लैग बन चुका है, जैसे एक्चुअली स्लैग, ठीक है, ये आपका स्लैग होता है, ठीक है, स्लैग आपका बाहर रिमूव हो जाता है, ठीक है, बॉटम पे मिलता है स्लैग बाहर, ब्लास्ट फर्नेस यूज करते हैं यहाँ पे, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स वगैरह अंदर यूज करते हैं उसके अंदर ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है, तो मोनोऑक्साइड बन जाएगा, P4 आपको फाइनली देखने को मिलेगा, ठीक है, करेक्ट। इसको ग्लास बोलते हैं CaSiO3 की, हाँ स्लैग, स्लैग बताऊंगा, इम्प्योरिटीज, स्लैग आपकी इम्प्योरिटीज, फ्लस्क, ये फ्लस्क मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, कौन सा फ्लस्क है, ये एसिडिक का बेसिक एसिडिक फ्लस्क है, दिस इज एसिडिक फ्लस्क। इम्प्योरिटीज है ना, ये रॉक है, मेरी बात समझ लो, मैं थोड़ा बताता हूँ, खाते जाए बेटा, ध्यान दो, कैल्शियम फॉस्फेट इज रॉक, रॉक के साथ प्रेजेंट है इम्प्योरिटीज, उस इम्प्योरिटीज को बाहर निकालना है, कैल्शियम वगैरह को, तो क्या करें हम लोग यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटेट लिगेंड है यार,
साहिल, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट, क्लियर है ना, एसिड पार्ट CH3 माइनस, इथाइलिन, पता है क्या, इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन सेक्शन है, डायमाइन सेक्शन है, उस पे 4 एसिटेट हैं। पहले इथाइलिन पकड़ लो सीधा यार, इजी है यार, 2 इथाइलिन, इथाइलिन में तो 2 कार्बन वाला सिस्टम, ठीक है, इथाइलिन CH2 इथाइलिन, डायमाइन, 2 अमाइन लगा लो, 4 एसिटेट चिपका लो, हो गया आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये आपने पूछा मुझे 20 में, तो यहां से आपका बन जाएगा P4, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक टाइम हो चुका है, टाइम हुआ क्या बच्चों, टाइम हुआ, किसी का माइक ऑन है क्या यार, किस बच्चे का माइक ऑन है, अभी टाइम नहीं हुआ, टाइम अभी होगा आफ्टर 15 मिनट, ठीक है, तो अगर बीच में कोई डाउट से आप पूछ लो उसको, कोई इश्यू नहीं है। यस, तो यहां से आपका ये देखो, बिल्कुल, तो यहां से देखो आपका ये आंसर बन चुका है P4, यही आपको डिफाइन करना। तो मैं थोड़ा बता रहा था, हाँ, यहाँ पे खतीजा ने पूछा था एक पॉइंट कि यहाँ पे सिलेक्ट क्या है एक्चुअली, सुनो, तो Ca3PO4 आपका रॉक है, नेचर के अंदर मिल गया, नेचर ऑकरिंग सब्सटेंस है, तो नेचर ऑकरिंग सब्सटेंस तो इंप्योरिटीज होंगी इसके साथ, इंप्योरिटीज यहाँ पे क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम क्या है बेटा आपका मेटल, तो मेटल का मतलब समझ मत है क्या, मेटल का मतलब बेसिक नेचर है, तो अगर बेसिक नेचर को बाहर निकालना है तो आप क्या लेके आओ, एसिडिक, एसिडिक प्लस लेके आओ, तो दिस इज एसिडिक, तो एसिड वहां से और बेस वाला पार्ट कैल्शियम यहां से, दोनों मिक्स कराएंगे तो बनाएंगे सॉल्टिक, दिस इज स्लैग, दिस इज स्लैग, तो मैं क्या बनूंगा, इंप्योरिटीज प्लस फ्लस, इंप्योरिटीज कहां पे है, मिनरल के पास, इंप्योरिटीज प्लस फ्लस इज इक्वल टू स्लैग, हो गया स्लैग। और स्लैग क्या है, सॉल्ट है, वो ब्लास्ट फर्नेस होगी ना, ब्लास्ट फर्नेस की यहाँ पे इनर लाइनिंग्स होती है, उसके लास्ट में नीचे बॉटम पोजीशन पे आपको मिलेगा स्लैग, ठीक है, स्लैग नीचे मिल जाएगा, P2O5 ये ऊपर मिलेगा, और इसको हम लोग बाहर निकालेंगे और कार्बन कोक का यूज करेंगे, और कोक का यूज करेंगे, कोक बच्चों ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CO में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन को बाहर लेके और बनेगा सीधा आपका फास्फोरस, P4 मिलेगा, इसको बैलेंसिंग आप लोग कर सकते हो, करेक्ट है। और जो P4 होगा ना वो वेपर्स की फेज में होगा, जो टेम्परेचर बहुत हाई होता है यहाँ पे, लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस, 1400 से 1500, इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर, ब्लास्ट फर्नेस की हम लोग बात कर रहे हैं, बिकॉज ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम ही बच्चों क्या था, इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस, स्लैग मींस इंप्योरिटीज, हाँ वो इंप्योरिटीज साथ बाहर निकल जाएगा, हाँ दोनों का मिक्सचर, थोड़ा इसको एक बार देख लो आप लोग, अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो ऐसे देख लो, यहाँ से ना इस तरीके से होगा, ऐसे इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस होता है, जहां पे इस तरीके से ब्लास्ट फर्नेस रहती है, ब्लास्ट फर्नेस को थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये इस तरीके से कनेक्ट होता है, और नीचे ऐसे बॉटम पे पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसे इसके टीथ होते हैं अंदर, और ये पूरा सेक्शन इसमें अंदर हम फिल कर देते हैं बेटा, यहाँ से देखो, यहाँ से आपको अंदर मिलेगा कैल्शियम फॉस्फेट, जो हम लोगों ने बोला था यहाँ पे इस जगह, ठीक है, सैंड मिलेगा, रॉक मिलेगी, कॉक, जो कोक हम लोग बात कर रहे थे कार्बन, वो आपको डाला जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हम लोग कनेक्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, तो यहाँ से बच्चों होता है कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे रहता है नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज बैटरी, या हाई वोल्टेज बैटरी को हम लोग करते हैं कनेक्ट, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये आपकी नेगेटिव प्लेट है ना, बैटरी सेल्स, ठीक है, सेल्स को मिलाते जो बैटरीज बन जाती हैं, तो बच्चों यहाँ पे हाई वोल्टेज बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इनर लाइनिंग्स के अंदर ना आपका यहाँ पे हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है। और क्वेश्चन ये है कि बेटा यहाँ पे हाई टेम्परेचर क्रिएट कैसे किया जाए, तो बताओ मुझे, आप लोग घर के अंदर जब सर्दियां होती हैं तो उसके टाइम क्या यूज करते हो, बताओ मुझे, टंगस्टन, टंगस्टन हमारे यूज करते हो ना, तो यहाँ पे टंगस्टन की रॉड लगाई जाती है परफेक्टली, वो हाई टेम्परेचर क्रिएट करती हैं, और वही हाई टेम्परेचर से बच्चों जो सी, जो कैल्शियम का फॉस्फेट वाला पार्ट है, दैट विल मेल्ट, और वहां बेटा स्लैग आएगा आपका, ऐसा ही जो आपका सिल्का है वो स्लैग आएगा, ऐसे ही O2 आएगा, उसको क्वार्ट्ज बोलते हैं, क्वार्ट्ज सैंड बोलते हैं, वो यहाँ पे डालेंगे तो वहां से कैल्शियम को बाहर लेगा, वो नीचे जाके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, और ऊपर बच्चों आपकी लिक्विड की फेज में, वेपर्स की फेज में आपको मिलेगा क्या, P2O5, और कोक बच्चों ऑलरेडी गिवन है, तो कोक बेटा इसको क्या करेगा, कोक खुद ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीजन को लेके यहाँ से CO में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलेगा आपको P4, P4 की बच्चों वेपर्स मिलती हैं, वेपर्स ऊपर मिलती हैं, उन वेपर्स को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बाहर निकालते हैं और कंडेंस करते हैं, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाता है। बात समझ में आ रही है, एक बेसिक लुक मैंने आपको दिया, आपके दिमाग में से बैठ जाएगा ये प्रोसेस, समझ में आ गया। बाकी प्रोसेस हो बेटा, रीडिस्टिलेशन करते हैं, हाँ उस टेक्निक पे नहीं जा रहा हूँ, बस मैं जो आपको इजी मेथड है वो दिमाग में बैठा रहा हूँ किस तरीके से आंसर बनेगा। अब आते हैं बच्चों एलोट्रोपिक फॉर्म पे, तो इसकी जो एलोट्रोपिक फॉर्म है फास्फोरस की, एक तो बच्चों आती है पहले येलो, ध्यान दो, येलो को बेटा हम लोग ना व्हाइट फास्फोरस भी बोलते हैं, येलो को हम लोग ना व्हाइट फास्फोरस भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड बच्चों आती है आपकी रेड फास्फोरस, ठीक है, रेड फास्फोरस। नेक्स्ट आती है आपकी स्कैरलेट, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा मैं, स्कैरलेट जो
पढ़ाने को वही पढ़ाऊंगा मैं। स्कारलेट फास्फोरस आता है, नेक्स्ट बच्चों आता है अल्फा ब्लैक फास्फोरस आता है, ठीक है, BLAC के। फिर बीटा ब्लैक फास्फोरस आता है, बीटा ब्लैक फास्फोरस। और लास्ट आता है बच्चों वायलेट, वायलेट फास्फोरस। पढ़ना क्या क्या वो देख लो, इसके बारे में नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ना, बस पढ़ना है वायलेट पढ़ना है आपको, ये वाला पढ़ना और ये वाला सेक्शन पढ़ना है। और ये दोनों हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बच्चों PCMB के स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं, तो उनके लिए भी बता देता हूं मैं कि अगर एडवांस में क्वेश्चंस आता है तो स्कारलेट, अल्फा और बीटा ब्लैक को भी आपको ध्यान रखना होगा कि ये भी आपके फास्फोरस के डिफरेंट एलोट्रॉप्स हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? बताओ बच्चों। अब प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहले आएगा आपका, यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पे व्हाइट फास्फोरस। फर्स्ट हेजिंग इज दी व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस को बेटा हम लोग येलो फास्फोरस भी कॉल करते हैं। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूंगा, सुनना सभी बच्चों ध्यान से। सबसे पहले जो व्हाइट फास्फोरस है, ये बच्चों बहुत ही एक्टिव है, वेरी एक्टिव। इसके डिफरेंस है ना, बस वही समझ लो। इसके जो डिफरेंस है वो डिफरेंस पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बता दूंगा भी। ये सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, एक्टिव है बिल्कुल। और व्हाइट फास्फोरस बेटा आपको मिलता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज की बच्चों बात करती हैं तो ये बेटा होता है आपका ट्रांसपेरेंट वैक्सी सॉलिड। ट्रांसपेरेंट वैक्सी सॉलिड, जो वैक्स होता है ना मोम, ट्रांसपेरेंट वैक्सी सॉलिड्स की फॉर्म में आपको पाया जाएगा, जिससे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों होता है P4, ठीक है। नेक्स्ट अगर बच्चों हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना, ये सॉफ्ट होता है, बिल्कुल वैक्सी है, तो बच्चों ये सॉफ्ट नेचर का होगा। चाकू से काट सकते हैं, नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। इसकी स्मेल बच्चों होती है गार्लिक, ठीक है। जो गार्लिक होता है ना, फिर हम यूज करते हैं तो गार्लिक लाइक इसकी स्मेल होती है, पॉइजनस होता है बच्चों, ठीक है। दिस इज पॉइजनस। परफेक्ट, सभी को समझ में आ रहा है? बताइए। और जो फास्फोरस से रिलेटेड इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, जो लोग फास्फोरस जहां पे क्रिएशन करते हैं, जनरेट करते हैं, फॉर्म करते हैं, उस इंडस्ट्री के अंदर जो भी लोग वर्क करते हैं, तो उनको बच्चों प्रॉब्लम्स होती है, उन पर्सन को प्रॉब्लम होती है, उनके दांत, उनके जो एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं जॉवॉन्स, JAWVONES। किसी बच्चे ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा था कुछ दिन पहले जॉवॉन्स के बारे में। तो यही बेटा जो जॉवॉन्स डिजीज है, जिसमें वॉन्स आपकी डिके होती हैं, ध्यान दो, जिसमें वॉन्स क्या होती हैं, जॉवॉन्स आपकी डिके होती हैं। तो जॉवॉन्स डिके होती हैं, अगर कोई इंसान फास्फोरस से रिलेटेड, इस व्हाइट फास्फोरस से रिलेटेड अगर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, यहाँ पे फॉर्म्ड हो रही है, तो अगर वहां पे कोई इंसान काम कर रहा है, कोई पर्सन काम कर रहा है, तो उसकी जॉवन्स बच्चों डिके होती हैं, लॉसेस होता है, जिस डिजीज को बच्चों हम बोलते हैं फॉसिजॉ, PHOSSY, फॉसिजॉ के नाम से इसे हम लोग कॉल करते हैं। दिस इज ए पर्टिकुलर डिजीज, इस डिजीज का नेम है। समझ में आ रहा है? इसमें जॉवन्स बच्चों क्या होती हैं, डिके हो जाती हैं, बिकॉज व्हाइट फास्फोरस इज वेरी एक्टिव। क्लियर है? नेक्स्ट बच्चों, जो व्हाइट फास्फोरस है, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ बच्चों इनसॉल्युबल होता है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ये सॉल्युबिलिटी होता है, बिकॉज ऑफ पोलरिटी एंड नॉन पोलरिटी नेचर, उसकी वजह से, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, अगर एयर की प्रेजेंस में, मैं प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं, प्रॉपर्टीज सिर्फ ध्यान दे लो। अगर एयर की प्रेजेंस में, आप लेक्चर को रिकॉर्ड करके, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप बाद में भी सुन सकते हो। अगर बेटा एयर की प्रेजेंस में अगर ये व्हाइट फास्फोरस आता है, तो बच्चों इसमें स्लो कंबशन होता है। और ये अगर डार्क में आता है, तो डार्क के साथ बच्चों यहाँ पे क्या है, बर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बर्निंग मतलब बोल सकते हो ग्लो करता है, परफेक्टली ग्लो करता है, जिसको बेटा हम एक प्रोसेस का नाम होता है फॉस्फोरेंस। फॉस्फोरेंस आपको जो प्रोसेस है उसका मतलब ये डार्क में ग्लो करना। तो व्हाइट फॉस्फोरस, इसकी रिएक्शंस भी मैं बताता हूँ, इसकी रिएक्शंस एक्चुअली क्या होगी। अगर इसे आप ओपन करते हो, एयर में रखते हो, तो बेटा व्हाइट फॉस्फोरस अगर कॉन्टेक्ट में आएगा बेटा, तो यहाँ 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट में आता है, जिससे बच्चों बनता है P4O10, या फिर बोल सकते हैं डाइमर फॉर्म के अंदर 2 मोल्स ऑफ P2O5 पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका यहां से क्या होगा, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ये आपका यहां से डेफिनेटली फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। टाइम कितना हुआ अभी है, ठीक। अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, व्हाइट फास्फोरस का जो आपका इग्निशन टेम्परेचर है, वो बच्चों रहता है अराउंड आपका 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रूम टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक इसका इग्निशन टेम्परेचर होता है, जिसपे आपका परफेक्टली P4O10 या फिर आपका P2O5 ये आपका फॉर्म हो जाएगा, करेक्ट। बाकी आपको पता है कि व्हाइट फास्फोरस की जो रिएक्शन है बेटा, वो आपकी वाटर के साथ नहीं होती है, ठीक है। और बाकी जो आपकी रिएक्शंस है इसके साथ, अगर कार्बन डाइसल्फाइड की बात करते हैं एनसीईआरटी के बिना, तो उसका रिएक्शन परफॉर्म करता है। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ये रिएक्शन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आपको ऑफलाइन सेशन के अंदर। अगर बच्चों में P4 के साथ में NaOH लेके आता हूं एक्वस मीडियम के साथ, व्हाट इज द आंसर? बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूं, बताओ बच्चों आंसर। यस संदेश, खातिजा बताओ बेटा।
फॉस्फिन गैस एंड सोडियम हाइपोफॉस्फेट बनेगा। हाँ यार, पता है आपको, मतलब चीजें पहले हो चुकी हैं, ये समझ लो, चीजें बहुत ईजी हैं, आपको पता है अच्छे से, मैं मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों आपको मैं हिंट कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को, वाटर मॉलिक्यूल फर्स्ट रिएक्ट विद P4, राइट? तो यहाँ से एसिड्स बनेंगे, देन वो एसिड रिएक्ट विद NaOH, इट इज ए बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, पहले हाइड्रोलिसिस देन न्यूट्रलाइजेशन, इसलिए आपको मैंने मैकेनिज्म डिस्कस किया था। तो सीधा बच्चों आंसर आपने बता दिया है, क्या बनेगा, फॉर्मूला बताओ, एन क्या नाम होगा, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, करेक्ट है क्या? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, व्हाट इज द फॉर्मूला, Na2H2PO2, यही बनेगा ना? Na2 नहीं, यहाँ पे Na1 रहेगा, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कर जाएगा, तो NaH2PO2, इसका नाम होगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, लास्ट में IT आएगा, सफिक्स आपको ध्यान रखना है, और प्लस बेटा फॉस्फोरस है, तो यहां से आपको मिलेगा PH3, फॉस्फिन गैस, ये सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो फॉस्फिन गैस बच्चों बाहर आपकी रिलीज हो जाएगी, सभी को समझ में आ गया है? यहां तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बेटा मैं रिएक्शन पूछूंगा क्लोरीन के साथ भी, ठीक है? नेक्स्ट अगर बेटा व्हाइट फॉस्फोरस अगर बच्चों हेलोजन के सामने आता है, तो व्हाइट फॉस्फोरस ओनली डायरेक्टिव, इट विल कंबाइन विद बिकॉज ऑफ स्ट्रेन वैल्यू, बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेन, स्ट्रेन हम लोग पढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेन, टॉर्सल स्ट्रेन, उसकी वजह से बच्चों यहाँ पे स्ट्रेन की रिपल्सन की स्ट्रेन की वजह से यहाँ पे इसकी एक्टिविटी बहुत हाई होती है। फॉस्फोरस P4 बच्चों जब रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ, तो डायरेक्ट कंबाइन करता है, ये डायरेक्ट कंबाइन करता है विदाउट एनी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर बच्चों कंबाइन कर जाएगा, सीधा आंसर बच्चों बताओ क्या बनेगा, PCl3 बनेगा। दूसरा PCl5 भी मिलता है ना। क्वेश्चन इज दिस कि ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स कैसे मिलेंगे, डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। अगर बच्चों क्लोरीन होते हैं 6 मोल्स, ध्यान दो, अगर क्लोरीन बच्चों 6 मोल्स में लेता हूं, क्लोरीन मॉलिक्यूल 6 मोल्स, तो बच्चों मिलता है 4 मोल ऑफ PCl3, क्या मिलेगा, 4 मोल्स ऑफ PCl3 का फॉर्मेशन। और इसी P4 के साथ अगर बच्चों मैं लेता हूं यहाँ पे क्लोरीन, ध्यान दो, अगर मैं क्लोरीन लेता हूं बच्चों यहाँ पे 10 मोल्स, प्लीज ध्यान दो, 10 मोल्स लेता हूं तो बच्चों 4 मोल्स ऑफ PCl5 का फॉर्मेशन होगा, तो दोनों ही 4 मोल्स बनते हैं। बट प्लीज रेशियो आपको ध्यान रखना है, पहले बच्चों रेशियो क्या होगा, जब PCl3 की अपन बात करेंगे तो वहां पे 1:6 होगा, सेकंड में 1:10 होगा, ये आपको ध्यान रखना है, रेशियो बेस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों? बाकी आप फास्फोरस की एक्शन मैग्नीशियम के साथ क्या होगी, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, बताओ क्या बनेगा, मैग्नीशियम प्लस P4, व्हाट इज द आंसर, जल्दी से बताओ संदेश। फास्फोरस के साथ मैग्नीशियम, व्हाट इज द आंसर, मैं बता चुका हूं, फॉस्फाइड, आपके मेटल के फॉस्फाइड, मैग्नीशियम प्लस P4 तो मैग्नीशियम फॉस्फाइड बनेगा, है ना, Mg3P2। मैं पूछूं कैल्शियम प्लस P4 तो कैल्शियम का फॉस्फाइड CaCa3P2 बनेगा, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। चलो, तो कल बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रेड फास्फोरस के बारे में, तो कल इस सेक्शन को फिनिश करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बेटा ऑक्सीजन फैमिली कल से ही, ठीक है। चलो, आई थिंक टाइम आपका हो चुका है, आज इतनी रखते हैं।